1994 दिसंबर की एक शाम एक टेम्पो में एक प्यारी सी लव स्टोरी की शुरुआत होती है। जसविंदर कौर उर्फ जस्सी कनाडा से आई हुई बेहद ही खूबसूरत सी लड़की, उसकी नज़र मिलती है सुखविंदर सिंह उर्फ मीठू से। मीठू जो कि धूल में सना हुआ एक कबड्डी प्लेयर था। दोनों एक ही टेम्पो से ट्रैवल कर रहे थे और उस ट्रैवलिंग के दौरान ही दोनों की नज़रें मिलती है और वहाँ से शुरू होती है एक प्यारी सी कहानी जो कि न जाने कितने मोड़ लेती है। घर वालों से छिप छिप कर मिलना, कनाडा से इंडिया, इंडिया से कनाडा के न जाने कितने ट्रिप्स, भाग कर शादी, परिवार से खिलाफत और एक बेहद ही दर्दनाक ऑनर किलिंग की कॉन्स्पिरेसी। और फिर चला 17 साल का लीगल बैटल इस केस में इंसाफ का। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिडेंस स्टूडियो के शो क्राइम टेल्स में। हम हैं अनीशा सिंह आनंद और आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं जस्सी और मिट्ठू की। जस्सी और मिट्ठू आज के हीर रांझा से कम नहीं हैं। जैसा कि आपको बताया, जस्सी और मिट्ठू की कहानी की शुरुआत हुई थी 1994 दिसंबर की उस टेम्पो ट्रैवल से। जस्सी हर साल अपनी माँ के साथ कनाडा से इंडिया आया करती थी और अपने ननिहाल भी आया करती थी। 1994 के दिसंबर में भी वो अपनी माँ के साथ अपनी ननिहाल ही घूमने के लिए आई थी जब उसकी नज़र उस टेम्पो में मिट्ठू से मिलती है। उस पूरे ट्रैवलिंग के दौरान दोनों में आपस में कुछ भी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जस्सी को मिट्ठू और मिट्ठू को जस्सी पसंद आ गई थी। बहुत ही बॉलीवुड रोमांटिक टाइप माहौल था, बैकग्राउंड में बॉलीवुड सॉन्ग और दोनों उस शायद सॉन्ग के थ्रू ही आपस में बातचीत कर रहे थे। फिर जस्सी को जिस जगह उतरना था वो अपनी माँ और मासी के साथ उतर जाती है और मिट्ठू बस जस्सी के बारे में सोचता रह जाता है। वो एक ही नज़र में उसके प्यार में बिल्कुल पागलों की तरह पड़ गया था। मिट्ठू के लिए अब ये जानना बेहद ज़रूरी हो गया था कि आखिर वो लड़की है कौन, वो आई कहाँ से है और वो उस गांव में कहाँ रह रही है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिट्ठू जसविंदर के घर का पता लगाने में सक्सेसफुल हो जाता है और अब वो जब तब उसके घर के आसपास ही घूमता रहता है। एक शाम जसविंदर उर्फ जस्सी अपने मासी और माँ के साथ मार्केट जाती है और वहाँ कुछ शॉपिंग कर रही होती है और मिट्ठू उसके आगे पीछे मंडराता रहता है। जस्सी को इस बारे में अच्छी तरह से खबर थी कि वो लड़का उसके पीछे पीछे घूम रहा है, लेकिन उसे मिट्ठू पसंद आ गया था, तो इसलिए उसने किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं जताया था। जस्सी अपनी माँ और मासी के साथ फाइनली एक रेस्टोरेंट में जाती है और मिट्ठू भी जस्सी के पीछे पीछे उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है और जस्सी के पीछे वाली टेबल पर ही मिट्ठू बैठ जाता है। जस्सी अपने लिए एक कॉफ़ी ऑर्डर करती है और वो कॉफ़ी आधी पीकर अपना जूठा कप चुपके से मिट्ठू के टेबल तक पहुंचा देती है और साथ ही पहुंचाती है एक नैपकिन जिस पर वो अपना एक मैसेज लिखती है। उसमें उसने लिखा था, आई लव यू। मिट्ठू ये मैसेज पढ़कर प्यार में पागल हो जाता है, मानो उसके पर लग जाते हैं और यहाँ से इन दोनों के प्यार की शुरुआत होती है। जस्सी चोरी छिपे अपने घर से निकलकर मिट्ठू से मिला करती थी और मिट्ठू भी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके घर के इर्द गिर्द घूमा करता था। जस्सी अपने बारे में मिट्ठू को बताती है कि वो कैसे कनाडा में एक बहुत बड़े परिवार की बेटी है और उन लोगों का चेरी का खानदानी बिजनेस है। और यहाँ मिट्ठू अपने बारे में बताता है कि वो एक कबड्डी प्लेयर है और उसने 12वीं तक ही पढ़ाई की है। इन दोनों को अच्छी तरह से पता होता है कि ये दोनों बेहद ही अलग दुनिया से हैं, लेकिन फिर भी ये पागलों की तरह एक दूसरे के प्यार में होते हैं। कुछ दिनों के बाद जस्सी का वापस कनाडा जाने का समय आ जाता है और वो मिट्ठू को इस बारे में बताती है
मिट्ठू कहता है कि तुम कनाडा चली जाओगी और मैं यहाँ रह जाऊँगा, तो फिर हम दोनों में बातचीत कैसे होगी, हमारे रिश्ते का क्या होगा। तो यहाँ जस्सी उसे एक सल्यूशन देती है। वो बोलती है कि मैं एक तय दिन को तुम्हारे दोस्त के यहाँ फ़ोन किया करूँगी और हम लोग तब बात किया करेंगे। और वो उसे ये भी वादा करती है कि वो उसे चिट्ठियाँ लिखा करेगी। फाइनली जस्सी के जाने का दिन आ जाता है और जस्सी अपनी माँ के साथ कनाडा वापस चली जाती है। एज़ प्रॉमिस्ड जस्सी मिट्ठू के दोस्त के नंबर पर उसे तय समय पर तय दिन पर कॉल करती है और दोनों घंटों बातचीत करते हैं और इस तरीके से इनका कॉल का सिलसिला चलता रहता है। दोनों में चिट्ठियों में भी बातचीत होती है। आपको बता दें कि जस्सी को ना तो हिंदी बहुत अच्छी आती थी, ना ही वो पंजाबी कुछ अच्छी लिख पाती थी। अंग्रेज़ी उसका बेस्ट मीडियम था, तो वो जो चिट्ठी लिखा करती थी मिट्ठू को, वो हिंदी, पंजाबी और अंग्रेज़ी में मिक्स्ड हुआ करती थी। मिट्ठू जब वो चिट्ठियाँ पढ़ता था तो उसे कुछ पल्ले तो नहीं पड़ता था, कुछ शब्द उसे समझ नहीं आते थे, लेकिन दोनों के इमोशंस आपस में ज़रूर एक्सचेंज हो जाते थे। तो कुछ इस तरीके से दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। जस्सी जब जब इंडिया आती तो मिट्ठू से उसे मिलने का मौका भी मिलता और फिर दोनों आपस में प्यार के और प्रॉमिसेस करते और फिर अलग हो जाते। तो इस तरीके से दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलता रहा और कई साल भी बीत गए। फिर एक दिन जस्सी को पता चला कि उसकी माँ मलकीत कौर और उसके मामा उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने एक लड़के के साथ उसकी शादी तय भी कर दी है। वो लड़का एक ख़ानदानी रईस बिजनेसमैन था। जस्सी जानती थी कि वो अपनी माँ के सामने मिट्ठू के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ अपनी बेटी की शादी एक 12वीं पास गरीब कबड्डी प्लेयर से तो नहीं करेगी। जस्सी की शादी उसकी माँ के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रपोज़ल था और वो ये प्रपोज़ल किसी भी हाल में हारने के लिए तैयार नहीं होती। तो जस्सी ने मन बना लिया था कि अगली बार जब भी वो मिट्ठू से मिलेगी वो उससे शादी कर लेगी। जस्सी को ये मौका मिलता है। जब वो इंडिया दोबारा आती है तो वो मिट्ठू से इस बारे में कहती है। मिट्ठू अचानक से इतने बड़े डिसीजन को लेकर सकपका जाता है। वो बोलता है कि यूँ अचानक ऐसा डिसीजन लेने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारी माँ से बात करूँगा, मैं उन्हें समझाऊँगा, मैं बताऊँगा कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और तुम्हारी शादी मुझसे ही होनी चाहिए। जस्सी उससे कहती है तुम मेरी माँ को नहीं जानते, वो कभी हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी। वो इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगी कि तुम एक गरीब इंसान हो और तुम्हारे और मेरे रिश्ते से उसे कोई फ़ायदा नहीं। वो मिट्ठू के सामने बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर करते हो तो अभी के अभी डिसाइड करो कि तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं। मिट्ठू अब मन बना लेता है कि शादी तो वो जस्सी से ही करेगा। दोनों उसी वक्त पास के ही गुरुद्वारे के लिए निकलते हैं और वहाँ जाकर शादी कर लेते हैं। जस्सी मिट्ठू को कहती है कि वो कनाडा वापस जाएगी और उसके बाद जब सही समय आएगा तो अपनी माँ को, अपने परिवार को इस शादी के बारे में बताएगी और फिर कुछ ऐसी व्यवस्था करेगी कि वो मिट्ठू को भी कनाडा बुला लेगी। मिट्ठू इस बात को अग्री कर जाता है और जस्सी इसके बाद अपने परिवार के साथ कनाडा वापस चली जाती है। कनाडा पहुंचने के बाद जस्सी एक ब्यूटिशियन के कोर्स में एनरोल कर लेती है। जस्सी बचपन से ही एक ब्यूटिशियन बनना चाहती थी और इस शादी के बाद शायद उसे लगा होगा कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना उसके लिए बेहद ज़रूरी है। कुछ समय और बीतता है और उसे फिर ये महसूस होता है कि उसकी माँ और उसके मामा उसकी शादी के लिए सोच रहे हैं और इस बार वो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही दबाव बनाने लग जाते हैं। जस्सी लेकिन अपने परिवार को साफ साफ बोलती है कि वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी उसके घर वाले उसकी नहीं मानते। जब दबाव बढ़ता चला जाता है और जस्सी को ऐसा लगता है कि अब वो इस बात को उनसे छिपा नहीं सकती कि वो मिट्ठू से शादी कर चुकी है,
तो इस बारे में वो अपने परिवार के सामने खुलासा कर देती है। वो बोलती है कि मैं आपके पसंद किए हुए लड़के से शादी इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पंजाब में ऑलरेडी शादी कर ली है। जस्सी बताती है कि जिस लड़के से उसने शादी की है वो उसी के ननिहाल में रहने वाला 12वीं पास एक गरीब कबड्डी प्लेयर है। उसकी माँ के लिए ये बात कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल थी। उसकी माँ के साथ साथ उसने अपने रसूखदार मामा को भी गुस्सा कर दिया था। उसके मामा उसे मारते पीटते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। वो अपनी बहन से बोलते हैं कि इसने पंजाब में क्या गुल खिलाया है उस बारे में कनाडा में किससे पता चलेगा, तो हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। ये बात जब जस्सी को पता चलती है तो वो कमरे के अंदर से ही चिल्ला चिल्ला करके अपनी माँ और मामा को बोलती है कि वो ये शादी कभी नहीं करेगी, चाहे वो लोग कुछ भी कर ले। उसके माँ और मामा सोच चुके थे कि अगर लड़की ने अपने मन की करनी है तो वो भी अपने मन की ही करेंगे। जस्सी को इस बारे में पता चलता है कि उसके मामा ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके यहाँ पंजाब में मिट्ठू के खिलाफ एक फॉल्स केस लगा दिया था। ये केस था कि मिट्ठू ने जस्सी को ज़बरदस्ती किडनैप करके उसके साथ शादी की है और इस केस के तहत पुलिस ने मिट्ठू को अरेस्ट भी कर लिया था। अब जस्सी के लिए ये बेहद ज़रूरी था कि वो कनाडा में अपनी माँ और मामा के कैद को तोड़कर इंडिया पहुँचे। अपने कुछ दोस्तों की मदद से वो फाइनली इंडिया पहुंचने में सक्सेसफुल भी हो जाती है। इंडिया पहुंचने के बाद जस्सी सबसे पहले पुलिस के पास जाती है और उन्हें ये स्टेटमेंट देती है कि उसने अपनी मर्ज़ी से मार्च 1999 में मिट्ठू के साथ शादी की थी और उसके साथ किसी तरीके की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। ये स्टेटमेंट मिलने के बाद पुलिस के पास मिट्ठू को छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। बेकसूर मिट्ठू, जो कि फरवरी से मई 2000 तक जेल में बंद था, फाइनली जेल से रिहा होता है और अपने सामने शेर दिल जस्सी को देखकर उसे गले से लगा लेता है। और अब जस्सी और मिट्ठू डिसाइड कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए दोनों एक साथ रहेंगे, पति पत्नी बनकर। जस्सी की बहादुरी के कारण वो फॉल्स केस तो बंद हो जाता है, लेकिन जस्सी को इस बात का अंदाज़ा होता है कि उसकी माँ चुप तो नहीं बैठेगी। वो मिट्ठू को इस बारे में बोलती है कि भले ये केस बंद हो गया है लेकिन उन दोनों को सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। जब ये बात मिट्ठू के घर वालों को पता चलती है तो वो भी उन दोनों को सजेस्ट करते हैं कि वो लोग पंजाब में ना रहें। तो ऐसे ही मिट्ठू और जस्सी पंजाब से हिमाचल, हिमाचल से राजस्थान घूमते रहे, भटकते रहे और फाइनली मिट्ठू जस्सी को लेकर अपने चाचा के यहाँ चला जाता है और वहीं छिपकर रहने लग जाता है। ऐसे में एक दिन उसे एक इंटरनेशनल कॉल आता है। जब वो फ़ोन उठाता है तो उसे पता चलता है कि फ़ोन पर उसकी सास मलकीत कौर है। जस्सी की माँ कहती है कि बेटा अब जो भी हुआ उसको भूलते हैं, समाज के सामने हमारी भी बहुत जगहसाई हुई है और अब हम चाहते हैं कि जो हुआ उसको हम लोग सही करें। और वो कहते हैं कि तुम अपनी शादी की तैयारी करो, मैं कुछ दिनों में इंडिया आऊँगी और तुम दोनों की एक सोशल शादी करा दूँगी। ये बात सुनकर जस्सी बेहद खुश हो जाती है। वो मिट्ठू को बोलती है कि माँ आखिरकार मान गई। दोनों ही अब अपनी शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। 8 जून साल 2000 मिट्ठू कहीं बाहर से अपने घर पहुंचता है शाम को और वो देखता है कि जस्सी थोड़ा मुंह फुलाकर बैठी है। उसने जीन्स पहन रखी थी। वो कहती है कि मैंने पहली बार पंजाब में जीन्स पहनी है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ स्कूटर पर बैठकर बाज़ार घूमना चाहती हूँ, जैसे कि आम शादीशुदा कपल घूमते हैं। मिट्ठू को जस्सी की ये ज़िद बहुत प्यारी लगती है। वो उसे ना नहीं कह पाता और वो उसे कहता है कि तैयार हो, चलो चलते हैं बाहर। इस बात पे मिट्ठू के चाचा थोड़े नाराज़ भी होते हैं। वो बोलते हैं कि शाम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 7:30 से ऊपर हो चुके हैं, अब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिट्ठू उन्हें समझाता है और कहता है कि वो लोग थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे।
मिट्ठू और जस्सी उसके स्कूटर पर बैठकर बाजार के लिए निकल जाते हैं। दोनों ही आने वाली शादी के लिए कुछ खरीदारियां करते हैं और जब दोनों ही घर की तरफ लौट रहे होते हैं तो मिट्ठू देखता है कि सड़क पर एक गाड़ी अजीबोगरीब तरीके से लगी हुई है। वो सोचता है कि कहीं किसी के साथ कुछ दुर्घटना तो नहीं हो गई है। वो उस गाड़ी के पास जाता है और अपनी स्कूटर को रोककर उस गाड़ी वाले से पूछता है कि भाई साहब कोई तकलीफ़ है क्या। लेकिन अचानक उस गाड़ी के पीछे से दो लोग उसके सामने आ जाते हैं और मिट्ठू को बुरे तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं। वो कुछ तलवार और रॉड से मिट्ठू के ऊपर वार करते हैं। जस्सी मिट्ठू को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग जस्सी को पकड़ के अपने साथ लेकर जाते हैं। जस्सी रोती चिल्लाती रह जाती है। वो अंग्रेज़ी में बोल रही होती है कि प्लीज़ हेल्प, दे विल किल माय मिट्ठू। मिट्ठू बस इतना ही सुन पाता है और वो लोग मिट्ठू की जान लेकर उसे वहीं सड़क पर फेंक कर जस्सी को अपने कब्ज़े में लेकर एक फार्म हाउस जाते हैं। जस्सी समझ चुकी थी कि इन लोगों को उसकी माँ ने भेजा है। वो उनके सामने रोती है, बिलखती है, उनसे लड़ती है, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रेंगता। वो लोग जस्सी को लेकर एक फार्म हाउस पे जाते हैं और जस्सी की माँ को फ़ोन लगाते हैं और वो कहते हैं कि काम हो गया। जस्सी की माँ कहती है कि वो अपनी बेटी से बात करना चाहती है। ये लोग जस्सी की माँ से बात कराते हैं और जैसे ही जस्सी अपनी माँ से बात करती है वो सीधा बोलती है कि माँ तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जस्सी की माँ मलकीत कौर उसे कहती है कि बेटा तुमने जो गलती की थी हमने उसको सुधार दिया और अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि जब हम इंडिया आए तुम चुपचाप हमारे साथ कनाडा वापस आ जाओ और हमने जिस लड़के के साथ तुम्हारी शादी फिक्स की है उसके साथ शादी कर लो। लेकिन जस्सी को ये मंजूर नहीं था। वो फ़ोन पर चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ से कहती है कि तुमने जो किया है माँ वो अब मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मीडिया के पास जाऊंगी और सबको बता दूंगी कि कैसे तुमने मिट्ठू को मेरे सामने मार डाला। वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जस्सी के हाथ से वो मोबाइल छीनते हैं और वापस जस्सी की माँ मलकीत कौर से बात करते हैं। मलकीत कौर उन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देती है, किल हर। वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन सुनते हैं वो पैसों के लिए थोड़ा नेगोशिएट करते हैं और बात 7 लाख पे फिक्स होती है। कि नेगोशिएशन जैसे ही फिक्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जस्सी को पकड़ते हैं और एक झटके में उसका गला रेत देते हैं और उसकी डेड बॉडी को उस फार्म हाउस के पास ही एक नाले में फेंक देते हैं। यहाँ ख़त्म होती है जस्सी की कहानी। लेकिन जस्सी और मिट्ठू की लव स्टोरी में एक सिरा अब भी बाकी था। मिट्ठू को इन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने मरा हुआ मानकर सड़क पर छोड़ दिया था, लेकिन उसमें अब भी सांस बाकी थी। कुछ माइग्रेंट लेबर्स की नज़र उस लहूलुहान पड़े इंसान पर पड़ती है। वो देखते हैं कि उसमें अब भी जान थी। वो उसे उठाकर फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और कुछ समय के ट्रीटमेंट के बाद मिट्ठू को होश आता है। जब उसे होश आता है तो वो सबसे पहले अपनी पत्नी के बारे में पूछता है और तब उसे पता चलता है कि जस्सी की डेड बॉडी बहुत ही बुरे तरीके से एक खेत में पड़ी हुई मिली थी। आपको बता दें कि जब जस्सी की डेड बॉडी रिट्रीव की गई थी तो जब उसकी तस्वीर कनाडा उसकी माँ को भेजा गया था तो उसने उसे आइडेंटिफाई करने से साफ मना कर दिया था। वहीं जब मिट्ठू को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी को उसकी माँ के ही लोगों ने बुरे तरीके से मरवा दिया है तो उसने सोच लिया था कि वो अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाकर रहेगा। मिट्ठू पुलिस के सामने ये बयान देता है कि उसकी पत्नी की हत्या करने वाला और उसके ऊपर जानलेवा हमला करने वाला कोई और नहीं, जस्सी की माँ मलकीत कौर और उसका भाई है। मलकीत कौर और उसके भाई के खिलाफ एक नामजद एफआईआर दर्ज होती है। मिट्ठू के स्टेटमेंट के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को भी कुछ दिनों में पकड़ लिया जाता है। पंजाब पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कनाडा गवर्नमेंट को एक अपील दायर करती हैं
कि वो मलकीत कौर और उसके भाई को इंडिया एक्स्ट्राडाइट करे, लेकिन ये अपील खारिज हो जाती है और फिर यहाँ से एक अलग लीगल बैटल की शुरुआत होती है। मिट्ठू और जस्सी की लव स्टोरी और इनकी ट्रेजेडी की कहानी अब देश दुनिया में फैल चुकी थी। कनाडा के सिख और पंजाबी कम्युनिटी के कई लोग अब एक मुहिम में जुड़ गए थे। इस मुहिम का नाम था जस्टिस फॉर जस्सी। वो लोग कनाडा गवर्नमेंट और कोर्ट के ऊपर, पुलिस के ऊपर एक दबाव बना रहे थे कि जस्सी की मदर मलकीत कौर और उसके मामा को इंडिया एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए। इस मुहिम के प्रेशर के कारण ये केस फाइनली कनाडा के सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। कनाडा की सुप्रीम कोर्ट फाइनली ये जजमेंट देती है कि मलकीत कौर और उसके भाई को इंडिया एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा। और फाइनली साल 2017 में मलकीत कौर और उसके भाई को इंडिया एक्स्ट्राडाइट किया जाता है। मिट्ठू ने अब तक एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन उसकी लड़ाई अब भी ख़त्म नहीं हुई है। वो यही चाहता है कि जस्सी के हत्यारों को फांसी की सज़ा दी जाए। जस्सी के जाने के बाद मिट्ठू ने शादी नहीं की, जबकि उसके घर वाले उसे बहुत प्रेशर दे रहे थे कि उसके सामने बहुत लंबी ज़िंदगी है और उसे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो जगह उसने जस्सी को दे रखी थी वो अब किसी और को नहीं दे सकता था। मिट्ठू और जस्सी की कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट एपिसोड और जितने भी अपडेट्स हो वो आपसे मिस ना हो। अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे क्राइम की एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।